चुम चाट मीती सी रह ग्यों बादल जकी बादमीती। उड़ी रहती थी, ठंड था वहाँ तो, और टॉर्च से पढ़ती थी फिर मैं, टॉर्च से। जब वो लैंप माता ने इतना बड़ा वरदान दिया है और आपने उनका तिरस्कार कर रहे हो आप। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड के नौनी है आज डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी के साथ। जी हाँ, उत्तराखंड के लोग को एक बार फिर से सम्मानित होने का मौका मिला है। यहाँ जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण और बसंती बिष्ट जी के बाद अब बारी है डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी की, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा जाएगा। तो सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से मैम आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगता है। हाँ मैम, सबसे पहले सवाल यही है कि आपको कैसे ये खबर मिली, ये जानकारी मिली? अब ये जानकारी तो उन्होंने घोषित करा कल रात को। तो तब उससे जो है हमें फिर बच्चों ने, बहुत सारे जितने भी लोग रहे होंगे, तो उन्होंने फ़ोन पे फ़ोन करे। और रात में जो है 12-1 बजे रात में मुझसे कह रहे दीदी सोना नहीं है, बल हमें नींद नहीं आ रही है। हमें तो बहुत, हम तो बिल्कुल कूद रहे हैं बल, खुशी के मारे। हाँ खुशी के मारे, और बिल्कुल सोने की ज़रूरत नहीं है बल। तो तब मैं जो है 2:30-3 ही बज गया था मुझे। बस फिर ज़रा देर के लिए सोई, फिर 5 बजे उड़ गई। ऐसा रहा। क्या बात है। अच्छा, आपके पास तो पूरा लोकगीतों का खजाना है। मांगल को लेके आपने बहुत काम किया और अपनी पूरी उम्र आपने दे दी है इस क्षेत्र को। तो मांगल की जब आपने शुरुआत की थी तब कितनी मांगल की टोलियां यहाँ हुआ करती थी, अब कितनी है, कितना परिवर्तन आया है? देखिए, वैसे मांगल लोकगीत जो हैं, फिर मैंने नजियाबाद में तो मैंने खैर बहुत सारे उनको कलाकारों को भी गवाया, उनको सिखाया। फिर वो गाते थे, वो तो ग्रेडेड आर्टिस्ट थे, तो उनको करवाया। लेकिन जब रिटायर होके वहाँ से आई तब मैंने देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं आता, किसी को भी पता ही नहीं है अपनी संस्कृति के बारे में ना। और ऊट पटांग गानों में जो हैं, जो अशुद्ध, जो शादी ब्याह में जिन गानों का निषेध है, मतलब जो जिनमें वैसे घटना प्रधान होते हैं और जिनमें किसी की मृत्यु हो जाती है, ऐसे गानों को, क्योंकि उसमें रिदम होता है और रिदम तो सब में है ना, तो वो रिदम, खाली रिदम को दे करके वो डांस करते रहते हैं। जब मैंने देखा, ओहो ये तो कितना अशुभ वाणी है इसमें, तो कम से कम मांगल अगर नहीं गा रहे हैं तो आज मेरे यार की शादी है, वही ज़्यादा अच्छा है भाई, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि यार मेरे को जो है, तब मेरे को अपने पे ग्लानि हुई कि क्या फ़ायदा, तेरे को इतने साल तूने वहाँ काटे, इतने साल वहाँ रही, और जब तेरा घर में तो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है ना। तो वहीं मैं सोच रही थी कि बहुत बढ़िया है हमारा उत्तराखंड, पर जब यहाँ आके देखा तो चौपट था मामला। तो खैर फिर मैंने अपने आप को फिर वो करा। फिर मैंने महिलाओं को बोला, अगल बगल में जो महिलाएं रहती थी उनको बोला, मैंने कहा तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें मांगल लोकगीत सिखाना चाहती हूँ। तो क्योंकि नाम से तो सब मुझे जानते ही थे, तो उनके पतियों ने भी उनको भेज दिया, और मतलब खुशी खुशी भेजा। खुद भी कितने तो खुद ही छोड़ने आए अपनी मिसेज को कि दीदी इनको भी संभालो, इनको भी ज़रा सिखा दो। तो फिर उनको सिखाया, क्योंकि गाना रोना सबको आता है, सही बात है ना। कोई धाड़ मार के रोता है, कोई तो फुसफुसा के रोता है, पर रोते भी सब हैं और गाते भी सब हैं, चाहे वो सुर में गाए और चाहे वो बेसुरा गाए। पर यह है कि गाने की तमन्ना भी सबकी होती है। तो मैंने कहा पर संगीत ऐसा विषय है, ऐसी कला है जिसमें जो है कोई भी इसको अपना सकता है, कि जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं है तो वो नृत्य कर सकता है, वो ढोलक बजा सकता है, तबला बजा सकता है, ऐसे कर सकता है, वादन का प्रयोग कर सकता है। जिसकी जो है आवाज़ अच्छी है तो वो गा भी सकता है, अगर वो नृत्य भी करे तो वो सब चीज़ कर सकता है। तो ऐसा मतलब सर्वगुण संपन्न है संगीत, इसीलिए ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ इस कला को माना गया है। और गायन, वादन, नृत्य तीनों कलाओं का समावेश इसमें होता है। तो फिर मैंने जो है उन महिलाओं को जो है फिर गाना बजाना, नृत्य, तीनों चीज़ें सिखाई मैंने उनको, और मांगल से ही शुरू करा। और फिर एक जगह हमारे यहाँ ये भी है ना कि देखा देखी भी करते हैं, गतानुगति को लोग कहा, देखा देखी भी करते हैं, है ना। तो मैंने कहा जब देखा देखी कर रहे हैं तो बढ़िया चीज़ के करें। तब एक जगह मैंने मांगल लोकगीत गवाए। इत्तेफाक से वहाँ जितने लोग भी आए थे उन्होंने फिर अपने अपने घर में फिर न्योता देना शुरू करा। तब फिर जो है महिलाएं, जब उनको पैसा भी मिलने लगा, सम्मान मिलने लगा, तो फिर और बढ़िया हो गया उनके लिए, फिर वो स्वावलंबी हो गई, है ना। और आत्मसम्मान भी उनका बढ़ गया।
और फिर जो है पैसे भी वो करने लगे सब लोग। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, है ना। अब ये ज़िंदगी है ज़माने के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। उससे संतुष्टि मिलती है कि मैंने कुछ करा है दूसरे के लिए, है ना। अपने लिए सब जीते हैं, है ना। तो वो वाली चीज़ फिर मैंने जो है उन महिलाओं को, बहुत सारी महिलाएं, फिर 50-60 महिलाएं शुरू में थी, फिर वो चली गई। फिर जब पैसा मिलना लग जाता है ना, तो फिर उनके उतने ग्रुप बन गए। तो उन्होंने फिर गाना पर किया है कि चलो इस बहाने हमारी संस्कृति तो आगे बढ़ रही है। बहुत सारे हमारे कलाकार ऐसी, बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी थी, बहुत सारे बच्चों को भी सिखाया। लेकिन महिलाओं को सिखाना ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि माँ ही सब कुछ है ना। माँ जब घर में गुनगुनाती रहेगी तो बच्चे भी सीख जाएंगे। जो वो सुनते हैं तो वो सीख जाते हैं, चाहे वो नाती पोते हैं, कोई भी है, वो सब सीख जाएंगे। तो माँ को सिखाना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि माँ ही जो है, मैं तो बोल रही हूँ कि सारे गुण है माँ में, है ना। एक खाना बनाने वाली भी वही है, सफाई कर्मचारी भी वही है, सारी चीज़ें वही है, क्या नहीं है वो, है ना। तो ये सुंदर अपनी संस्कृति बढ़ाने वाली भी वही है ना। तो उसी को मैंने छांटा। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो सुबह अपना काम करके दिन भर यहाँ रह करके सीखते हैं, कोई शुल्क नहीं है। घर भी मैंने पूरा उनको सौंप रखा है। और शाम को फिर अपने घर चले गए। और फिर कोई जब किसी की छुई नहीं लगेंगी किसी के पास, तो फिर लड़ाई भी क्यों होगी। सही बात। क्यों? छुयालों ने सारा गांव खुआए, छुयालों ने बहुत गांव खो दिए, इसलिए छुयाल सबसे गंदी चीज़ है। तो जब छुई लगाने के लिए समय ही नहीं है, तो फिर क्या होगा। वो तो बढ़िया चीज़ में चली गई ना, अच्छा काम। हाँ। तो फिर जो है वो फिर आज जो है बहुत सारी जगह वो जाती हैं। फिर बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी, उनको जो है जैसे डिप्रेशन में थी, बहुत सारी ऐसी थी जिनके सांस की प्रॉब्लम थी, जितनी बहुत सारे ऐसे जिनके घुटनों में दर्द था। तो 60 की लड़की महिलाएं और डांस कर रही, जब सब रोग दूर हो गए उनके। जब मांगल गा रही जोर जोर से चिल्ला के, तो फिर जो है उनके सांस की प्रॉब्लम ख़त्म। जब खुश होकर डांस कर रही हैं और वो बहुत मस्त हो रखी हैं, तो डिप्रेशन ख़त्म, सब चीज़ ख़त्म। और जब पैसा मिलने जाता तो फिर आत्मसम्मान भी बढ़ गया। अपने पैसों से सबके लिए घर भी चला रही हैं अपना। ऐसी भी बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने मतलब अपने उस पैसे से घर भी चलाया। लाखों रुपया वो कमा चुकी हैं, एक महिला। क्या बात है ना। एक तो ऐसी भी मेरे पास आई थी कि जो उन्होंने कोई कंपटीशन जीता, 2 लाख रुपए उनको चेक मिला। 2 लाख में 20 महिलाएं, 20 लोग थे वो ग्रुप में, और उन्होंने जो है 10-10 हज़ार रुपये आपस में बांटे। उसके बाद वो एक मेरे पास आई, मेरे पैर पकड़ के रोने लगी जोर जोर से। मैंने कहा क्या हो गया भाई, तेरे को क्या हो गया। मैं डर गई, मैंने कहा शायद से घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्यों रो रही है ये। तो उसने जो है फिर वो उसने कहा कि दीदी कुछ नहीं, बल आज मैं अपने पैसों से ना फ्रिज खरीद के लाई। अरे वाह। आहा, जब मैं एक सब्जी के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, आज मैं अपने पैसों से फ्रिज खरीद के लाई। तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती थी। बिल्कुल सही बात है ना। आपने भी बहुत कम उम्र में, 2.5 साल की उम्र में सफ़र शुरू किया था। कैसे हुई थी शुरुआत तो क्या होनी थी, हमारे यहाँ लैंसडाउन में रहती थी मैं। लैंसडाउन में पढ़ाई लिखाई सब वहीं भी, पिताजी वहीं लैंसडाउन में रहते थे, माँ पिताजी। तो मैं सबसे घर में सबसे बड़ी थी। मेरे से पहले 2 भाई थे पर वो रहे नहीं थे। तो मैं अपनी लाडली थी सबके, अपने सब परिवार में सबसे लाडली, सबसे बड़ी भी थी मैं, इसलिए लाडली भी ज़्यादा थी। मतलब ये सोच लो कि बाल भी अगर धोए होंगे माँ ने, तो बहुत एक बाल को बहुत मुश्किल से उन्होंने वो करा होगा कि कभी इसको दर्द तो नहीं हो रहा है ना। ऐसे पैर, मेरे पिताजी जो है मेरे पैर रुई से पोंछते थे कि कभी इसको मतलब कोई भी दर्द ना हो। दोनों खाना एक इधर बैठा हुआ, एक इधर बैठा, एक गप्पा करके मुझे खाना खिलाते थे। खा ले बेटा, मैं नहीं खाती, मेरे को खाने की कोई वो नहीं थी। हाँ, दूध मैं ज़रूर पीती थी। मेरी नानी जो है ना, मेरे को अपने माई, वहाँ जब हम गांव जाते थे तो नानी के पास चल जाती थी मैं, और नानी तब वहाँ दूध दोहती थी और फिर लोटे को वैसे ही कच्चा दूध मुझे पिलाती थी। तो वो भी मुझे आदत पड़ी हुई थी। तो ये भी बहुत वैसी चीज़ें हैं। निरपाणिया खीर बनाई खिलाती थी, क्या नहीं खिलाती थी वो मुझे, बहुत ही आहा ऐसी नानी थी क्या बताऊँ। और मतलब बहुत ही प्यार करते थे सबके सब, मेरे ताई जी, मेरे चाव जी, चाचा, हर कोई मतलब बहुत प्यार करते थे। तो लैंसडाउन में थे हम, तो वहाँ डुगडुगी पीटती थी उस ज़माने में ना। ये तो था नहीं कुछ भी, ये
कोई भी संचार माध्यम तो कुछ था नहीं, बस केवल डुगडुगी पिटती थी कि सुनो सुनो सुनो, आज जो है नरेंद्र क्लब में एक कंपटीशन होगा और 5 साल तक के बच्चों को वहाँ पर ले आए। अच्छा। तो पिताजी ने कहा कि इसको भी ले जाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पिताजी ना वो भी बहुत अच्छा गाते थे और सितारे बजाते थे। तब उन्होंने जो है मुझे कहा कि तुम जो है बेटा, तो वो गाते रहते थे तो उनको सुन सुन के मैं भी गाती थी। और गांव में जाती थी तो फिर नानियों से, ताई से, ताऊ से, सबसे सुनती थी मैं गाने। वो मुझे कहानी भी सुनाते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब मैं कभी ऐसे नहीं गई कि मैं भाग रही हूँ। माँ पिताजी मेरे को अपने सामने से कहीं नहीं भेजते थे कि कभी चोट लग जाए, कभी, उनको तो ये था। पर मैं जो है वहाँ पर रह करके फिर ये सब चीज़ें मैंने सीखी। उससे मेरे को अच्छा ही हुआ ना मेरे को, कि मेरे को इधर उधर जाने की आदत नहीं पड़ी, फिर एक जगह में बैठने की मेरे को आदत पड़ गई। तब फिर जो है पिताजी मेरे को ले गए वहाँ, कि गाती तो है ही। तो मैंने जो है वहाँ पर जब उनको सुनाया होगा गाना तो उन्होंने कहा कि वाह, तो मेरे को सेलेक्ट करा उन्होंने। और एक माधुरी बदौला थी, उनको सेलेक्ट करा। तो उनका नाम था मनोरमा। अब तो ढोंडियाल हैं वो, मनोरमा ढोंडियाल। तो वो थी। और एक चंद्र सिंह नेगी जी भाई साहब थे, वो थे। उनको भाई साहब भी थे, बड़े थे बहुत, पर भाई साहब भी बोलते थे उनको, भैजी और बुल्ली बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मेरे को तब उन्होंने जो है हम दोनों का सिलेक्शन करा। एक मैम, एक माधुरी बदौला थी, वो थोड़ा मेरे से बड़ी थी। तो उसको कृष्ण बनाया और मुझे बनाया राधा। और उसके बाद हमने जब डांस करा तो उस समय उत्तर प्रदेश था, तो स्टेट लेवल पर हम फर्स्ट आए उसमें। और फिर जो है हमको बहुत बड़ी शील्ड मिली। अब वो शील्ड जो थी, उस ज़माने में बड़ी बड़ी शील्डें मिलती थी ना, और तो हम उस शील्ड के पीछे खड़े हो रखे। तब हमको उस दोनों ने हटाए, इधर खड़ियों वाली इधर शील्ड के पीछे तो दिख ही नहीं रही है। वो मुझे कभी बहुत याद आती ना कि कैसे दिन रहे होंगे, और इतने छोटे बन की याद है सारी। तो फिर वो शील्ड मिली। अब उसके बाद जो है फिर उन्होंने मेरे को जब देखा कि सुलक्षणी बच्ची है, तो उन्होंने मेरे को उसी समय एडमिशन दिला दिया GGIC लैंसडाउन में। 1 साल उम्र बढ़ाई शायद, और उसमें दे दिया। उसके बाद जो है जब मैं 6ठी क्लास में आई, फिर तो मैं वो कंपटीशन में जाती रहती, सब जगह फर्स्ट आते थे। अतः सब पूछते थे, श्रीनगर गई या कहीं भी गए, नैनीताल गए, कहीं भी गए, तो उन्होंने पूछा कि माधुरी उनियाल, माधुरी बदौला आई हैं क्या? तो क्या हाँ, तो वही आएंगे फर्स्ट की। ऐसा था सबके मन में। तो कौन से गाने नहीं गाए हमने उस समय, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली और वो जो है गुजराती, सारे गाने गाते थे हम, है ना। उन्हीं में डांस करते थे सब। तो वो उस समय से हमने सीखा सब। तो उसके बाद जब 6ठी क्लास में आई, मेरे पिताजी ने कहा बेटा अब स्टेज पर नहीं जाना, गाना भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है, हाँ पढ़ाई करनी है बस, और कुछ नहीं। तो फिर मैं जो है ना रोने लगी जोर जोर से, और बुखार आ गया मुझे। तब मेरी प्रिंसिपल जो है, अब बोल तो कुछ सकती नहीं थी, डर के मारे, पिताजी से डर लगता था मुझे, और माँ के सामने मैं सब बोल देती थी। तो उन्होंने जो है, मेरी जो प्रिंसिपल थी वो श्रीवास्तव, मिसेस श्रीवास्तव, तो वो मुरादाबाद की रहने वाली थी। तो वो हमारे घर में आई जब उनको पता लगा कि इसके पिताजी ने तो मना कर दिया। तब उन्होंने पिताजी से बोला कि आपके घर में जो है सरस्वती माता ने इतना बड़ा वरदान दिया है और आपने उनका तिरस्कार कर रहे हो आप। पिताजी ने कहा कि मैं समझ नहीं कहने लगी कि आपने इसका मुंह बंद क्यों करा। अगर आपको इसको नहीं करवाना चाहते तो इसको कम से कम, आपको तो पता है ना क्लासिकल म्यूज़िक, आप इसको क्लासिकल सिखवाइए और उसका जो है इसको हाँ वो करिए। फिर तब उन्होंने कहा कि ठीक है, पर मैं कैसे करूँगा, लोगों को पता लग जाएगा तो मेरे का तो देश निकाला हो जाएगा, मेरे को तो हुक्का पानी बंद कर देंगे, मेरा सारा काम चौपट हो जाएगा, मेरा क्या करूँगा, मेरे को तो परिवार से तिरस्कृत कर देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि इसको चुपचाप से करवाओ। और मेरे से बोला कि बेटा चुपचाप से तू बहुत हुनरदार है बच्ची, और तू बल उसको कर, है ना। और उन्होंने फिर मैं ड्रामे में पार्ट करने लगी, ड्रामे में भी। तो तिग्मांशु धुलिया की मम्मी हैं सुमित्रा धुलिया जी, उन्होंने मेरे को फिर कभी वो शकुंतला बना रही, कभी कुछ बना रही, ऐसे उन्होंने मेरे को बनाया। आज भी बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। फिर उसके बाद जो है फिर मैं ये इलाहाबाद से जब मैंने ये प्रयाग संगीत समिति से करा, तो पिताजी मेरे को वहाँ इलाहाबाद, नजियाबाद ऐसे ले जाते थे। और उसके बाद बोलते थे 4 दिन के लिए ले जाऊँगा बच्चे, और 40 दिन का याद करेगी तू। तो फिर मैं, हमारे यहाँ एक होता था ढैपुर, जैसे कमरा है ना, इसके ऊपर ऐसे करके बना हुआ, और ऊपर ढैपुर होता था, वहाँ सामान उमान रखते थे। तो मैं वहीं चल जाती थी और वहाँ पर गाती थी मैं, कि ताकि कहीं आवाज़ ना जाए मेरी ना, और बिल्कुल चुपचाप से गाना गाया होगा, बिल्कुल धीमी आवाज़ में।
और उसके बाद जब हाई स्कूल करा मैंने, हाई स्कूल करते करते मैंने प्रभाकर कर लिया था। और पढ़ाई भी थी, खाना खाने की कुछ होश नहीं रहती थी, केवल गाना और पढ़ाई बस। खाने से कोई मतलब नहीं। तो मार पिताजी खाने के लिए बहुत परेशान थे मेरे। इधर एक बैठ जाता, इधर दूसरा, तब एक एक गप्पा करके मुझे खिलाते रहते थे, खा जल्दी खा जल्दी खा। मुझे कितनी बार धक्का भी लग जाता था ना। अब जैसे स्कूल, अब मुझे क्या डर थी, डर मेरे को खौफ भी था। ये तो शौक से सीखता है कोई, या खौफ से। मेरे लिए खौफ भी था, शौक भी था। खौफ इसलिए था कि शादी कर देंगे मेरी अगर पढ़ाई नहीं करूँगी तो। तो उस समय 13 साल की थी, तब मेरे रिश्ता आ गया था, उतनी छोटी उम्र में, 9th क्लास में। तो फिर बहुत डर गई मैं, बहुत ज़्यादा। अब क्या हुआ क्या हुआ कि जब पिताजी मेरे को, मैं वहाँ पढ़ती रहती थी, सुबह 4 बजे से उठी और सारा रियाज़ करा, उसके बाद स्कूल गई, स्कूल से आई, फिर काम करा, और जो है स्कूल का काम करा, और उसके बाद जो है काम करना, मेरे को खाना बना इसके कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं। और उसके बाद जो है फिर ये अपने पढ़ाई करने ले जाती थी टेबल में। तो माँ जी मेरे लिए खाना रख के वहाँ पर रख के जाते थे ना, नाश्ता वास्ता। तो मैं फिर थोड़ी देर बाद आती थी, तूने खाया नहीं? मैंने कहा नहीं तो नहीं खाया। तो कहने लगी कहाँ गया फिर वो खाया, वो तूने नहीं खाया तो कहाँ गया वो? तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ गया। तो वो कौवा ले जा रखा था, उसको कौवा खा रहा, उसको पेड़ में चढ़ के, पेड़ में बैठा हुआ कौवा, वो खा रहा है वाला कौवा। तेरे को क्या हो गया बल, क्यों नहीं खा रही तू? मैंने कहा मेरे को मन नहीं कर रहा है, क्योंकि सारा खाना तो वही था मेरा, संगीत और वो। सही बात है, जब है ना? कहीं लगन लग जाती है इंसान किसी को भूलता है, फिर उसे किसी चीज का होश नहीं रहता है ना। बिल्कुल कुछ नहीं। हाँ, तो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिर सुना दीजिए आप कुछ बढ़िया। फिर जो है फिर हम जो फिर वहाँ, अब जैसे पिताजी मेरे कमरे में आते थे, और उसके बाद मेरा जो लैंप था उसको बुझा जाते थे कि मधु की माँ इसने पागल हो जाना है ना, ये 12 बज गया, अभी तक नहीं सोई ये लड़की, अब सुबह 4 बजे उठेगी है। तो फिर मैं क्या करती थी पता, रज़ाई उड़ी रहती थी, ठंड था वहाँ तो, और टॉर्च से पढ़ती थी। फिर मैं टॉर्च से, जब वो लैंप बुझा के जाते थे, तो वो हमारे गुणात्मक अध्ययन था वो अभी तक याद है हमें, जो बचपन में मैंने सीखा होगा। मेरे भाई राजू भाई साहब, तो मेरे घर आए होंगे वो, उसने कहा कि ए इधर आ, चल वाली इसको याद कर। जब कोई ठोस किसी द्रव में आधा या पूरा डुबो दिया जाता है, उसके भार में जो कमी आती है, वह कमी उसके द्वारा हटाए हुए द्रव के भार के बराबर होती है। अब तू इसको बल मुझे शाम को सुनाएगी, अगर तूने सुना दिया तो तेरे को इनाम दूंगा मैं। और मैं जो है उसको याद कर लिया मैंने, और वो मुझे आज तक याद है। और आज भी मेरे भाई आज यहाँ पर आ जाएगा ना, ताऊ जी का लड़का, आज मैं सुना दिया, मैंने कितनी बार उसको सुना दिया फ़ोन पे भी ना। तो ये है, तो याद करने वाली चीज़ होती है ना। और उसको गुणात्मक अध्ययन, जब हम उसको गुण करके नहीं करेंगे तो वो हमें भूल जाएगा। रटंत विद्या घटंत पाणी, ऐसी विद्या कभी नहीं आनी। बिल्कुल है ना। तो अब तब फिर जो है, तब वो जैसे बारिश होती थी ना वहाँ, तो वो आहा कितना बढ़िया। और तब मैंने अपनी ताई जी से, अगर भाभीियों से किसी ने, जब गांव जाती थी मैं, तो वहाँ पर जो जंगल होता था ना, हमारा जंगल जहाँ वो घास काटने जाती थी ना, उनकी साड़ी पकड़ के और उनके पीछे पीछे मैं वहाँ चल जाती थी जंगल में। तो वो बोलती थी कि ए मधु चल ठीक से रह, यहाँ बैठ जा तू, चल गाना सुना पहले। और तब मैं गाना सुना, तो फिर अब जो क्लासिकल मेरे को याद करती थी ना, वो मैंने वहाँ पर जोर जोर से गाती थी फिर मैं, है ना। और जोर जोर से गाना मैंने, यार तब उन्होंने, तब उतनी देर वो चिड़ियाएँ रहती थी ना वहाँ, चिड़िया वो चुप हो जाती थी जितनी देर मैं गा रही हूँ। और जैसे ही मैंने गाना छोड़ा, और चाँ 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 चाँ, वो बोली कि तू गाड़ी, इनकी चिचाहट हमारे बस की नहीं है, तू गाती रहे। तो तभी मुझे ये गाना, मुझे अब मैं कभी नहीं भूलती, मुझे बहुत ज़्यादा, चौमासी थी मुझे मीती सी रह गई। आहा, तो मेरी भाभी ने सुनाया था बहुत पहले। आहा, चौमासी रिम झीमा मीती सी रह ग्यूं, चौमासी रिम झीमा मीती सी रह ग्यूं, जगह जगह चुम चाट मीती सी रह ग्यूं, जगह जगह चुम चाट मीती सी रह ग्यूं, बादल जकी बादमीती सी रह ग्यूं, बादल जकी बादमीती सी रह ग्यूं, वाचोली फपड़ांदी मी
मीती सी रह गयूं वा चोली फपड़ां दी मीती सी रह गयूं खुद लागी मैं तकी मीती सी रह गयूं खुद लागी मैं तकी मीती सी रह गयूं। कितना सुंदर है, आहा, है ना, कि 4 मास का पानी बरस रहा है लेकिन मैं प्यासी रह गई। बादल भी कह रहा है कि मैं प्यासा रह गया। वो जो चातक पक्षी है वो भी कह रहा है कि मैं प्यासा रह गया। वो चोली पक्षी जो सरक ददा पानी पानी वो जो होती है वो भी कह रही कि मैं तीसी रह गई। मुझे मायके की याद आ रही ना, इसलिए मैं तीसी रह गई, है ना। पानी भी बरसा तो मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं, जब मेरी प्यास मायके की खुद नहीं मिट रही तो क्या फ़ायदा। ऐसे सुंदर, और धुन कितनी सुंदर है ना, आहा, बिल्कुल हृदय को छूने वाली है। आपकी इन सफलताओं के लिए एक पुनः बधाई। और उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से, हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप और हमारे प्रदेश की महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगी? संदेश ये दूंगी मैं कि जो संगीत जिसका साथ होता है ना, वो कभी अकेला नहीं होता, है ना। पता ही नहीं लगता कि कब सुबह हुई कब रात हुई ना खाना की चिंता, न सेना की चिंता, क्या चिंता नहीं, है ना। और फिर जो है सुख दुख सब इसके द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं, है ना। और इतने सुंदर सुंदर लोकगीत हैं कि उनमें ये है कि एक महिला जो है हमारी, तो बहुत कर्मठ महिला है हमारी जो गढ़वाल की जो नारी है, हमारी उत्तराखंड की नारी बहुत सशक्त नारी है वो, है ना। चाहे वो मर जाएगी भूखी पर वो भीख नहीं मांगेगी, भीख नहीं मांगती। दूसरी चीज़ ये है कि हर काम करती है वो। पति है उसका आर्मी में और वो घर में है, तो अगर वो लेटी रहेगी, मस्ती मारती रहेगी तो बच्चे कौन पालेगा। वो गाय भैंस भी उसके बच्चे समान है, उनको कौन पालेगा। हर चीज़ उसके भरोसे रहती। सास भी बैठी जो को आहा कबर आल बुआर यार कबर खलाल मित है रोटी है ना। तो ऐसी कर्मठ हमारी वो है ना। हमारे यहाँ तो लड़की को माता पार्वती के समान मानते हैं और उसको बहुत बहुत प्यार करते हैं लड़की को, है ना। ससुराल में अगर किसी को दुख हो गया तो एक सास अगर खराब थी तो सारी सासें खराब हो जाती, सारी सासें बदनाम हो जाती हैं। भाई अच्छी सास भी तो होती है भाई, अच्छी, लेकिन खुशबू देर से फैलती है और बदबू पहले फैल जाती है सारे दुनिया में, ये भी होता है। बिल्कुल है ना। संगीत से प्यार करें फिर सभी हैं। हाँ बिल्कुल, संगीत से प्यार करें, वो कभी विलग नहीं होंगे, वो अपने बहुत मस्त रहेंगे। अब मेरा संगीत नहीं होता तो मैं तो घर के अंदर महिलाएं भी नहीं आ रही थी वो सीखने वाली, तो मैं तो जो है यहाँ सोचती कि क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, है ना, क्योंकि 24 घंटे बिजी रहने वाली। तो मैंने फिर उसमें जितना सिर में भरा हुआ था वो सब किताब छाप दी, सब किताब अपने आप टाइप करा। इसने बच्चे ने मेरे को टाइप करना सिखाया, फिर मैंने टाइप करा और सारी किताबें मैंने छाप दी उसकी। आज वो किताबें, अब तो मेरे को टेंशन फ्री हो गई, मतलब मैंने जो है तेरा तुझको अर्पण कर दिया, मेरी मातृभूमि का जो था उसको अर्पण कर दिया, है ना। तो कितना सुंदर है। हाँ हाँ, उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जो जस देना खोली का गणेशा मोरी को नारायण जब मैं गाती रही, इतना बार मैंने लाखों बार इसको गाया होगा, आज उसने दे दिया, जय और यश दे दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी के शिष्य आयुष जोशी भी यहाँ पे हैं, तो हम जोशी जी से जानते हैं क्या कुछ सीख रहे हैं वो मैडम से और क्या कुछ करने की तैयारी है उनकी आगे। नमस्कार, मैं सर्वप्रथम अपनी गुरु को बधाई प्रेषित करूंगा कि पद्मश्री से नवाजा गया है। हालांकि मैंने उन्हें बताया भी था, उनसे मेरी बात हुई थी कि वो किसी भी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ हैं, किसी भी रत्न से, नवरत्नों में मैं उन्हें गिनता हूं। क्योंकि जब मैं शास्त्रीय संगीत की खोज में निकला एक साधक के तौर पर, तो मेरा यही हमेशा यही रहा है कि मैं सुर को ढूंढूं या ताल को ढूंढूं। तो आपको जैसे पता है कि शास्त्रीय संगीत विधा में राग के प्रचलन बहुत ज़्यादा हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि शास्त्रीय संगीत के पीछे भागता भागता इंसान वो अपने आप को भूल जाता है, वो स्वरों की जो अनुभूति है, जो शांति उससे मिलती है, उसको वो आत्मसात नहीं कर पाता। लेकिन जब मैं डॉक्टर साहिबा से मिला,
वो लोक गीत में जो राग प्रधानता इन्होंने दिखाई और मुझे बताई, मैं शॉक्ड हो गया कि हाँ, क्लासिकल म्यूज़िक में फोक म्यूज़िक का होना इट्स वेरी वेरी बिग थिंग। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका शिष्य हूँ, उनसे सीख रहा हूँ, उनसे तालीम ले रहा हूँ। और होना भी चाहिए कि जिस देवभूमि पे हम पैदा हुए उसका ऋण उतारने के लिए यहाँ की जो बात है उस बात को अपने संगीत के माध्यम से सीखना बहुत ज़रूरी। और बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, ऋतु प्रधान गीत सीखा है इनसे, राग प्रधान गीत सीखे हैं। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि इनका शिष्य हूँ। अभी क्या कुछ आगे करने वाले हैं? मैं इनके ही गाइडेंस के अंडर एमए म्यूज़िक का वो कर रहा हूँ और आगे पीएचडी भी इनकी कृपा से आगे करूँगा। एल्बम गाने आपके कुछ और आने वाले? बिल्कुल बिल्कुल, एल्बम गाने तो जब संगीत की देवी हमारे साथ हैं तो वही उनका मार्गदर्शन रहेगा और उनके साथ भी हम अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे गाने बनाएंगे जो उत्तराखंड को आज ज़रूरत है। जैसे कि ऋतु प्रधान गीत अभी हमारे गुरु ने बताया, कितना सुंदर उसमें अनुभूति थी, तो वही गीत उत्तराखंड की भूमि को आज चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।